हाँ, हमने चैप्टर स्टार्ट किया शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, जिसमें हमने 43 पढ़ा। 43 में हमने शेयर्स की बात करी। शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया, ये कन्वर्टिबल भी होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल भी होते हैं, पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं, रिडीमेबल भी होते हैं, रिडीमेबल भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको दो प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, एक तो उनको डिविडेंड पहले मिलेगा और एक वाइडनिंग अप पे कैपिटल भी पहले मिलेगी। अब ये कौन से शेयर्स होते हैं? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर। और जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते वो क्या होते हैं? इक्विटी। और इक्विटी शेयर में भी मैंने दो पढ़ा है, एक प्लेन वैनिला फ्लेवर और एक कौन से? डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब ये जो डीवीआर वाले शेयर्स थे, ये इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस थी, वो भी बता दी मैंने आपको। जल्दी जल्दी देख लो एक बार क्या कंडीशन थी। एक तो आर्टिकल्स द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए, एक आपके टोटल डीवीआर वाले शेयर्स 74% ऑफ पेड अप कैपिटल को एक्सीड ना करें, 74% को एक्सीड ना करें। फिर एक बताया पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर आपको बताया एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 सालों का। फिर आपने कोई भी तरह का फाइन या पेनल्टी ना भरा हो, कौन से एक्ट में? आरबीआई के एक्ट में, सेबी के एक्ट में, कंपनीज एक्ट में और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड एक्ट में। इन एक्टों में आपने क्या नहीं भरी हो? फाइन या पेनल्टी। कितने सालों तक? पिछले 3 सालों तक। फिर आपने कोई भी तरह का डिफॉल्ट ना किया हो। डिफॉल्ट किस किस चीज़ में? डिविडेंड पे करने में, डिबेंचर्स का रीपेमेंट करने में और प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट करने में, शेड्यूल बैंक के लोन को रीपे करने में, एम्प्लॉय के पेमेंट में, स्टैच्यूटरी ड्यूज में, किसी भी तरह के डिफॉल्ट ना किए हो आपने। मैंने लॉजिक भी बताया कि इस तरह की कंडीशन क्यों डाली गई है। इसका डीवीआर से कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, बट क्या होता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ करने जाते हो तो ऐसी कंडीशन डाल के आपके पुराने डिफॉल्ट को सही करवाया जा सकता है। और ये एक अच्छा मौका होता है जिसपे हम मौका देख के चौका मार देते हैं, बोल देते हैं ये काम करवाना है तो पहले ये सही करो, तो क्या होता है अपने आप वो सारे काम सही हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे बोलते रहो, काम नहीं होता है। आपके पास कोई नई चीज़ आई है अभी, तो इसको देखकर, क्योंकि डीवीआर में पैसा आने वाला है शेयर इशू करने में, तो पैसे में से ये पैसा चुका देंगे, तो ये सोचते हैं कि चलो पहले ये चुका ही देते हैं किसी से लोन लेकर अभी ये चुका देंगे, पैसा आएगा तो वो लोन चुका देंगे और वहाँ से रेज भी थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे फंड। तो एक अच्छा तरीका है डिफ़ॉल्ट को सही करने का। फिर मैंने आपको कहा था कि ये तो सब 1 में ही लिखा हुआ था, फिर सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ था? हाँ क्या? ठीक है, नोटिस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। आप जब मीटिंग का नोटिस दोगे ना, उसमें क्या लगाना पड़ेगा? ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वर्ड जब भी आ जाए ना, याद रखना है नोटिस के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? ये आगे एक सेक्शन आएगा, उसमें पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं। मीटिंग का नोटिस होता है, क्या होता है? मीटिंग का नोटिस होता है 101 में और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है 102 में, सेक्शन 102 में। तो जब भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात आए ना, तो ये हमेशा नोटिस के साथ लगता है। नहीं तो तुम सोचो कब लगेगा ये? अभी आज मैं आप लोगों को नोटिस दूंगा तो उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दूंगा, ताकि आप जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए मेरी मीटिंग में आओ तो अपना मन बना के आओ कि आपको वोट में यस करना है कि नो करना। फिर सुन लो क्या बोला मैंने, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कब दूंगा? आप सोचो, नोटिस के टाइम पे ही दूंगा ना। आज आप मीटिंग में आए और आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे भी दिया तो इतनी जल्दी जल्दी आप क्या पढ़ोगे और क्या डिसीजन लोगे? तो नोटिस के साथ ही दे दो। नोटिस मीटिंग का 21 दिन पहले दिया जाता है, ये आगे पढ़ेंगे अपन कितने दिन पहले। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी उसके साथ चला जाएगा। तो ये बार बार लिखेगा नहीं 21 दिन वाली बात, ये तो उधर 102 में बता देगा। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि जब भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नाम का वर्ड आ जाए तो ये किसके साथ जाता है? इसमें क्या देना है ये याद मत रखना। थोड़ी भी अगर आप बुद्धि यूज करोगे तो आपको खुद याद समझ आ जाएगा इसमें क्या लिखना है, कि क्यों डीवीआर इशू करें, जस्टिफिकेशन, पैसों को कहाँ यूज करोगे, डीवीआर कितने का है, नॉर्मल शेयर में डीवीआर में क्या फर्क है। अपनी मर्जी से सोचते जाना, डीवीआर दिमाग में लाना, अपने आप पॉइंट याद आते जाएंगे। बस इसको रटने मत बैठना। तो ऐसे ही याद करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। चलो, फिर मैंने आप लोगों को कहा था नॉर्मल शेयर को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डीवीआर को नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको कहा था डीवीआर का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको कहा था डीवीआर वाले शेयर में और नॉर्मल शेयर में कोई फर्क नहीं होगा एक्सेप्ट वोटिंग राइट। बोलो तो वोटिंग राइट को छोड़ के कोई फर्क नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि डीवीआर वालों के साथ पक्षपात हो रहा है, उनको ऐसे बिल्कुल ही ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, मीटिंग में आ रहे हैं तो उनकी जगह अलग बता दी है मियाँ बड़े सस्ते लोगों, ठीक है। ऐसा उनके साथ कोई भी तरह का पार्शियलिटी नहीं होगा एक्सेप्ट वोटिंग राइट। वो मीटिंग में आ रहे हैं तो ऐसा है कि उनको वोटिंग राइट तो मिलेंगी नहीं, उनकी प्लेटें अलग लगा, तुम खाना खा के निकल लेना बेटा, तुम लोग सारे डीवीआर वाले, ठीक है, तुम्हारा ये पंडाल लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी उनके साथ ट्रीट नहीं करना है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि वोटिंग राइट के अलावा उनके साथ कोई तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 43 में हो गया था।
अब आप लोग आपकी बुक में देखोगे तो शायद 44 ओमिटेड है और 45 भी ओमिटेड है, और आपका शुरू हो रहा होगा 46 से। अब ये दो सेक्शन आप आगे पीछे भी करके देख लो, ये ओमिटेड ही होंगे, नहीं दिखेंगे आपको। लाइन से एक बार नज़र फेर लो, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में जहाँ तक मुझे ध्यान है लाइन से ही जमे हुए हैं सेक्शन, बाकी दोनों में नहीं जमे हुए थे, लेकिन इसमें तो लाइन से ही जमे हुए हैं। और अगर लाइन से जमे हुए हैं तो मतलब ये ओमिटेड है, ठीक है। विश्वास भी तो नहीं होता तुम्हें यार, कह रहा हूँ ओमिटेड है फिर भी देख रहे हो। सिद्धार्थ एक विश्वास पात्र आदमी, बस आलसी भी है थोड़ा, बाकी मेहनत करे तो मैं क्यों करूँ। वेरी गुड, मर क्यों नहीं जाता तू? बाकियों को भी तो कभी ये सोचने का मौका दे कि तू मेहनत कर रहा है तो वो क्यों करे। पिछले साल मैंने वो केस लो की वो बनाने को दी थी, वो भी तूने नहीं बनाई थी ना, शुभी में से ले ली थी। चलो अभी सुनिए नवलीन, ये दो सेक्शन में तुम्हें बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने ये हटाकर कोई एहसान नहीं किया तुम्हारे ऊपर, ये एक एक लाइन के सेक्शन थे बस। 44 में लिखा हुआ है कि शेयर्स जो होते हैं वो हमेशा मूवेबल होंगे, उसको कोई भी ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकता है, एक्सेप्ट जहाँ एक्ट ने मना किया है वहाँ पे नहीं। तो एवरी शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट कैन बी ट्रांसफर बाय वन मेंबर टू अनदर मेंबर एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अगर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ तो अलग बात है। तो मतलब इसमें ये लिखा हुआ था 44 में कि शेयर्स हमेशा क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? ठीक है। 45 में शायद ये लिखा हुआ है कि शेयर्स हमेशा सीरियल नंबर में होने चाहिए। ठीक है, किसमें होने चाहिए? हाँ, मेरे पास बेयर एक्ट है, मेरे पास एक बेयर एक्ट का PDF है, कभी आपको चाहिए हो तो ले लेना, उसमें सारे सेक्शन लाइन से जमे हुए हैं। ठीक है, तो जैसा जैसा एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था वैसा के वैसा ही। ठीक है, मतलब उसमें कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब जैसा एक्ट पास होता है ना वैसा। इस बुक में तो क्या होता है, कोई लाइन समझ में नहीं आती तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा और समझाता है, एग्जांपल देता है, इलस्ट्रेशन देता है। ठीक है, वो लोग थोड़ी करते हो, तो कहते तुम लोग तो समझो तुम्हारे हिसाब से, हमने तो बना के दे दिया। ठीक है, ये रहा। तो 43 हो गया तुम्हारा, 44 ये द शेयर और डिवेंचर अदर इंटरेस्ट shall be movable property transferable any manner provided by the article। 45 में लिखा हुआ है every share in a company shall be distinguished by its distinct number। वो हमेशा डिस्टिंक्ट नंबर में, सीरियल नंबर में जमा हुआ होना चाहिए। तो ये सड़े से सेक्शन काट के बहुत महान काम किया इन्होंने। ठीक है, दे ही देते हैं। 46 की बात करते हैं, ये है शेयर सर्टिफिकेट का। किसका? शेयर सर्टिफिकेट। बेटा ये सारे सेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं, 53, 54 तक बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन चलेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम सेक्शन कवर करने की। 55 से फिर लंबे स्टार्ट होंगे वापस। 46 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 43 पढ़ लिया, 44, 45 छोटे से, कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे ही हमारा लाइन से चल रहा है तो कुछ कटे नहीं। और 45 शेयर सर्टिफिकेट। 46 यहाँ देखो, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करे तो वो शेयर सर्टिफिकेट दे। वो शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी की कॉमन सील हो, ना हो तो 2 डायरेक्टर के साइन हो। लेकिन अगर कंपनी में एक CS है तो एक CS और एक डायरेक्टर। ये लाइन मैंने आपको पहले भी बोली थी कि बार बार आती रहेगी। जब भी साइन कराने की बात होगी तो ये लाइन आएगी। जब भी साइन कराने की बात होगी तो किसके द्वारा साइन होने चाहिए? ये 2 डायरेक्टर, और CS है तो एक डायरेक्टर एक CS, इसको साइड में रख लो। और कॉमन सील है तो कॉमन सील। ये शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू करना है। अभी क्या इन्होंने पागल बने करे कि अभी ये शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में देना पड़ता है, इसका अलग सेक्शन बना दिया है। ये बात यहीं लिखी जा सकती थी। ठीक है, तो एक ट्रांसफर ट्रांसमिशन का एक सेक्शन आएगा, उसमें बताया है कि शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में डिलीवर करते हैं। यहाँ सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया कि शेयर सर्टिफिकेट आपको देना है, कितने दिन में देना है ये नहीं बताया। अब दिन के लिए फिर वो सेक्शन है। फिर एक बात, दूसरी बात, शेयर सर्टिफिकेट अगर आपको डुप्लीकेट इशू करवाना है, आपका पुराना वाला घूम गया है, लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर उसके लिए भी प्रोविजन इसमें दे रखे हैं कि आप कंपनी को अप्लाई करोगे, कंपनी आपको लॉस्ट वाला सर्टिफिकेट दे देगी, नया वाला देकर। इसमें भी दिन नहीं बताया, मतलब पीरियड इससे काट कर अलग सेक्शन में बताए गए। पीरियड देने के लिए क्या क्राइटेरिया है? आप अप्लाई करो, कंपनी आपको इशू कर देगी, आपसे पैसे लेगी नए इशू करने के 50 रुपये से ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना?
अगर घूम जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। कंपनी ऐसा कि ऐसा डुप्लीकेट बना के दे देगी आपको, लेकिन वो डुप्लीकेट का कितना रुपया लेगी? 50 रुपया, मैक्स टू मैक्स 50 रुपया। और डुप्लीकेट पे भी साइन होंगे किसके? 2 डायरेक्टर के, एक CS है तो एक CS और एक डायरेक्टर। बस ये इतनी सी बात लिखी हुई है इसमें। शेयर सर्टिफिकेट भी सीरियल नंबर में होने चाहिए, लाइन से जमे हुए होने चाहिए। इसमें बहुत गफले होते थे, तब तो सब डीमेट अकाउंट से खरीदते हैं, तो अब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, डिपॉजिटरी दे देता है सब। कौन दे देता है? 2 डिपॉजिटरी हमारे यहाँ, NSDL और CDSL। तो NSDL और CDSL अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वही लोग शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली नहीं ऑनलाइन इशू कर देते हैं। तो कंपनी की ये फॉर्मेलिटी अब बहुत कम हो गई, कंपनी की फॉर्मेलिटी अब बहुत कम हो गई। फिजिकली उन्हें कोई शेयर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 46। किसमें लिखी हुई है? एक बुक मुझे दे दो भाई। हमारी क्यों नहीं जाता तू? हाँ, शेयर सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा तो कंपनी से खरीदेगा। नहीं, मुझे फिर मैं ये सवाल इससे पूछ ही लिया, सेक्शन आगे आने ही वाला था, तो अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसने कहा कि सर शेयर सर्टिफिकेट आप कंपनी से खरीदते हो तब मिलता है ना, अगर आप मेरे से खरीदते हो आपस में, जैसे मेरे पास कंपनी का शेयर था और मैंने वो शेयर सिद्धार्थ को बेच दिया, तो मैं थोड़ी शेयर सर्टिफिकेट दूंगा, कंपनी थोड़ी देगी, फिर कंपनी से थोड़ी खरीदा है आपने। तो इसमें रूल ये होता है कि अगर मैंने शेयर सिद्धार्थ को बेचा और ट्रांसफर ट्रांसमिशन के रूल मेरे पे लगे, तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का एक अलग सेक्शन है, आगे आएगा 56 से लेकर 60 तक पूरे, तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, कि ट्रांसफर ट्रांसमिशन में क्या होगा। मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनवाऊंगा, नोटेरी करवाऊंगा, सिद्धार्थ का नाम वगैरह लिखूंगा और मेरा वाला शेयर सर्टिफिकेट उसमें अटैच करूंगा, कंपनी को दे दूंगा, कंपनी मेरा वाला कैंसिल कर देगी और नया वाला सिद्धार्थ को दे देगी। अब हमारे यहाँ ये प्रोसेस कोई भी फॉलो नहीं करता, तो अगर मेरे नाम पे शेयर चल रहा है तो मेरे ही नाम पे चलता रहेगा, भले मेरे बाद तो वो शेयर 50 लोगों ने खरीद लिया, लेकिन कंपनी के रजिस्टर मेंबर में तो अभी भी मेरा ही नाम आएगा और मीटिंग के नोटिस मुझे आएंगे, खाना खाने भी मैं ही जाऊंगा, ठीक है, डिविडेंड भी मुझे ही मिलेगा। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए, आपको रजिस्टर मेंबर में नाम लिखवाना है, तो आपको वो ट्रांसफर ट्रांसमिशन के प्रोसेस फॉलो कोई करता ही नहीं है। तो ओरिजिनली जो लोग कंपनी से लेते हैं सिर्फ उनका नाम होता है, शेयर सर्टिफिकेट भी उनके नाम पे होता है। जो लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं, सोचो यार आपस में ट्रेडिंग में तो कितना मुश्किल हो जाए, अभी मैंने बेचा, फिर किसी ने खरीदा, फिर किसी ने बेचा, पागल हो जाएंगे वो लोग। तो कंपनी काम धंधा छोड़ के यही काम करेगी, चलो हर 5 मिनट में शेयर सर्टिफिकेट देते हैं किसी को, तो उनका एक मेन काम भी तो है, वो काम छोड़ के ये सब करेंगे क्या? कंपनी ये करने के लिए खोली थी क्या? शेयर सर्टिफिकेट खेलने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। आप जब किसी से खरीदते हो तो आपको नहीं मिलेगा, कंपनी से खरीदते हो तो आपको मिलेगा। चलो देखिएगा ज़रा, अंडरलाइन करना जो जो बोलता जा रहा हूँ। सर्टिफिकेट शैल बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल, टाइटल का प्राइमा फेसी एविडेंस होगा। इशूड अंडर कॉमन सील, 2 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर, 1 CS। जो जो बोल रहा हूँ बस वो टिक करना, तो मार्किंग करनी आ गई होगी आपको, ठीक है। और फिर नीचे दे रखा है ऑप्शनल वाली चीज़, रिक्वायरमेंट टू हैव कॉमन सील इज ऑप्शनल। पहले ही बता दिया था कॉमन सील अब ऑप्शनल है, इसीलिए फिजिकल सर्टिफिकेट 2 लोगों के साइन पे होते हैं, 2 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर, 1 CS। अगर बोर्ड परमिट करे तो 1 डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को। ये भी मैंने पहले बता दिया था तुम्हें कि अगर आपकी कंपनी में MD या WTD होता है तो वो डायरेक्टर कौन होता है हमेशा, ये कहता है ना 1 डायरेक्टर के साइन होंगे, तो वो कौन सा वाला होता है? MD या WTD, क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं। बेटर है कि आप साइन किससे करवाओ, MD, या उनकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है किसी नॉर्मल डायरेक्टर से, ठीक है, किसी नॉर्मल। अभी आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट मेरे से साइन करवाया और वर्षा बैठी थी तो वर्षा से करवा लिया, लेकिन वर्षा और मैं दोनों बैठे थे, तो आप प्रेफर करोगे कि मेरे से करवा लो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो वो वाली बात होती है कि अगर MD अवेलेबल है तो पहला साइन किसका करवाओ, MD या WTD का। अब ये भी टिक करो कि डायरेक्टर शैल डीम टू हैव साइन द सर्टिफिकेट इफ हिज सिग्नेचर इज प्रिंटेड एज अ फैसिमाइल सिग्नेचर बाय मीन ऑफ एनी मशीन। ये इतना टिक कर लो। वो आपको पता है कोटा में बहुत सारे CA जिनके पास खूब सारी ऑडिट है, वो लोगों ने अपने साइन का, डिजिटल साइन तो होता ही है, साइन का भी एक सील बनवा लिया होता है, तो साइन भी फिजिकल नहीं करते हैं, वो सील लगा देते हैं, ठीक है। अभी एक तरीका तो अभी जैसे अभी बोर्ड कॉन्करेंट ऑडिट होती थी, तो कॉन्करेंट ऑडिट में एक बैंक की रिपोर्ट 150 पेज की होती थी, अब उस पर कम से कम 50-60 जगह पे मेरे को साइन करने पड़ते थे, ठीक है। तो मैंने साक्षी को सिखा दिया, देख ऐसे मेरे साइन होते हैं,
ठीक है, जहाँ जहाँ पे समय ना हो कर दिया अगर वही थोड़े देख दुख अगर, ठीक है। तो अभी पता होता था कि भाई इसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज है वो मैंने देख ली है, मैंने डाल दी है। और साइन सबसे आलस वाला काम होता है, वो करते रहो बैठे बैठे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक मशीन से आपके साइन की कॉपी बनवा लेते हैं और वो साइन आप लगा देते हो, तो वो भी अलाउड है, ऐसा कह रहे हैं कि वो अलाउड है, ठीक है। फंसोगे तो आप ही, आपको जो करना है करो, हमें तो साइन चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने करवा भी लिए किसी से, कुछ डिस्क्रिपेंसी निकली तो मैं ही फंसूंगा, क्या दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत सारी फॉर्म में आर्टिकल ये काम भी कर लेते हैं, ठीक है, होनहार आर्टिकल होते हैं जो, ठीक है। हमारे यहाँ अब्देली सर जब थे आर्टिकलशिप में, तो अब्देली सर में ये सबसे तगड़ा हुनर है, वो कोई सी भी देखी हुई चीज़ को ऐसी की ऐसी उतार देंगे, राइटिंग भी अच्छी उनकी, ठीक है। तो हमारे में बहुत सारा जब ऐसा फर्जी फोर्जरी वाला काम होता था, अब्देली सर को दे देते थे, भाई ये ऐसा कि ऐसा उतार दे वापस, ऐसा कि ऐसा साइन मार देते थे वापस, ठीक है। तो रिकॉर्ड अलग हो जाता है यार, इससे दिक्कत होती है। टिक करिएगा, ठीक है। तुम लोगों ने अपनी रिपोर्ट कार्ड पे मम्मी पापा की जगह पे साइन किए कभी? हाँ, ये पाप तो सबने किया होगा एक बार तो। कौन कौन है जिसने ये पाप एक बार भी नहीं किया? बोले इतने अच्छे बच्चे है क्या यार, गजब। मतलब सड़ा से सड़ा कुछ भी होता है तो तुम वो पेरेंट्स का ही करवा के लाते हो, खुद कभी भी नहीं करते। अरे ये अलग करा तो सही ना खुद ने, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे बच्चे, तूने भी हाँ हेड नहीं दिया, हाँ मैं मर जा यहीं बेहोश हो जाता, ठीक है। चलो, सेक्शन 4, रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी इज द प्राइमरी एविडेंस। मतलब अगर डिपॉजिटरी आपके रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वो प्राइमा फेसी एविडेंस है, उसमें आपको फिजिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और पीछे आओ, और क्या क्या इसमें काम का है। इशू डीमटेरियलाइज, इसको काटो, डीमटेरियलाइजेशन का सेक्शन अलग है, बात कर लिए वहाँ पर। उसके बाद नीचे दे रखा है, हाँ ये टिक करो, अ केस वेयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैज बीन डिफेक्टेड, डिफेज्ड, मल्टीलेटेड और टॉर्न मतलब फटा हुआ या गल गया है, ठीक है। तो अगर पुराना वाला डिफेज्ड है, उसके अक्षर दिख नहीं रहे बराबर, है ना, या टॉर्न गल गया है, फट गया है कहीं से, तो रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड, तो नया वाला इशू हो जाएगा। नीचे नए वाले के रूल देखो क्या है, रिप्लेस कर देगी कंपनी सारे एग्जिस्टिंग वाले नए वाले से। नंबर 1, हर सर्टिफिकेट पे ये लिखा जाएगा इशूड इन सर्टिफिकेट नंबर दिस, मतलब उसके ऊपर ये लिखा जाएगा कि पुराने की जगह नया इशू किया गया है, इशूड इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू मतलब बदले में। और नो फीस एक्सीडिंग 50 रुपए से ज़्यादा नहीं लोगे आप, ठीक है। ये काट दो। इसके नीचे वाला ये दे रखा है कि जो ओरिजिनल वाला शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा लॉस्ट वाला, उसके लिए आपको कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे कि हमारा पुराना वाला घूम गया। ऑब्वियसली बिना, नहीं तो फिर दो थोड़ी देंगे आपको। और सबसे पहला एविडेंस तो यही होगा कि अगर पुराना वाला आप दोगे ना उनको, देखो ये फटा है, ये थोड़ी बोलोगे मेरा पुराना वाला फट गया नया दे दो, पुराना वाला का है वो भी रहने दो ना, कभी कभी उसे चला लूँगा, कभी कभी ये चला लूँगा, वो सालों की आदत होती है, ठीक है। पुराने वाले को भी सही करा लेंगे और नया वाला भी ले लेंगे, अच्छी जगह पे नया वाला लगाएंगे, बाकी जगह पे पुराना वाला लगा देंगे। तो ऐसे थोड़ी होगा, तो आपको पुराना वाला वैसे भी देना पड़ेगा। पुराना वाला दोगे तो ये एविडेंस ही होगा कि हमारा पुराना वाला लेकर हम, लेकिन अब किसी का घूम ही गया है तो पुराना कहाँ से देगा, वो बोलेंगे पुराना वाला दो। अबे घूम गया पागल, तो ही तो दूसरा मांग रहा हूँ। तो FIR की कॉपी लगती है इसमें। कुछ भी ऐसा पुलिस का रिकॉर्ड लगता है जो ये दिखाएगा कि आपका सर्टिफिकेट घूम गया है, नहीं तो उसके इसमें लिखी भी नहीं है ये बातें, लेकिन याद रखना एविडेंस के रूप में कंपनी ये मांगती है कि घूम गया है ना, कहाँ घुमा था, FIR वगैरह करवाइए, उसकी कॉपी लगाओ, तभी नया इशू होगा, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट आर एडवाइज टू टेक नोट। क्या एडवाइस दे रहा मेरा भाई? अब कंपनी में चार्ज फीस ले सकते हैं, ये तो काटो। डुप्लीकेट पे ये पागल ही क्या, वापस क्यों देख रहा है ये सब चीज़ें, हटाओ इसको, ठीक है। हाँ, मोटी बुक बनेगी, सही कह रहा है ये। नीचे आओ, नीचे कुछ काम का हो। रिन्यूड सर्टिफिकेट का आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, ये भी बकवास है। रजिस्टर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, ये भी बकवास है। मतलब ये जो रिन्यूड आपने नए इशू करे हैं तो फॉर्मेलिटी वाला काम है, इसका भी एक नया रजिस्टर बनाओ, उसके अंदर रिकॉर्ड में रखो और रजिस्टर ऑफिस में रखो। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। टेल क्या, किस चीज़ के? इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी डुप्लीकेट शेयर भी इशूड विद इन 3 मंथ इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। हाँ, तो लिख लो भाई, ये उधर भी आएगा पीरियड, लेकिन अब यहाँ पीरियड दे ही रखा है तो यहाँ भी लिख लो। याद रखना पीरियड का सेक्शन अभी आने वाला है, ठीक है। ओरिजिनल वाले का कोई पीरियड नहीं दिया है, ये डुप्लीकेट वाले का है। डुप्लीकेट वाला कब देना है?
3 महीने के अंदर अंदर, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो। और लिस्टेड कंपनी है तो 15 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर? कहाँ से काउंट होंगे 3 महीने या 15 दिन? हाँ हाँ, डेट ऑफ सबमिशन। क्या सबमिशन? आपने एप्लीकेशन डाली होगी ना पुराना लेने के लिए, वहां से। अगर आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट डाले तो, अभी आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं डाले, हमने आपको लेटर दिया तो फिर आपने कंप्लीट डाले तो फिर वहां से शुरू होगा, पहले वाले से नहीं। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर दी पूरी, तो अब उसके 15 दिन में मिल जाएगा अगर अनलिस्टेड है तो। और लिस्टेड, अरे लिस्टेड है तो 15 दिन में मिल जाएगा, और अनलिस्टेड है तो 3 महीने। यहाँ अनलिस्टेड को ज्यादा समय दिया गया है, ठीक है, रीजन है उसका भी। लिस्टेड शेयर सर्टिफिकेट में फॉर्मेलिटी बिल्कुल कम होती है, क्योंकि वो शेयर लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे दिख रहा है, सब कुछ वहां पर है, कट कॉपी पेस्ट करके डालना है। अनलिस्टेड में वो शेयर वहां नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको सारी फॉर्मेलिटी अलग से लिख लिख के करनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए यहाँ 3 महीने दिए गए हैं, ठीक है। जिसको ऐसे ऐसे समझाऊं कि अभी मेरे को जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, अब मैंने अपनी सेल दिखानी है, ठीक है, तो जो भी सेल मैंने दिखाई वो किसी की परचेज होगी, तो जब परचेज का रिटर्न जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाले सेल से 1 मिनट में वेरीफाई कर देते हैं कि मैंने इतनी सेल करी है और जीएसटी नंबर शुभी का डाला है, तो शुभी की परचेज हो गई हो तो जीएसटी नंबर से ट्रेस हो जाएगा, अपने आप लिख जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई ऐसे वेंडर को परचेज करी है जिसका जीएसटी नंबर नहीं था, तो उसको ट्रेस करने में उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो चीज़ रजिस्टर्ड होती है, पब्लिक डोमेन में होती है, उसमें समय नहीं लगता, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है उनमें समय लगता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा समय दिया गया है और यहाँ कम समय दिया गया है। नेक्स्ट, मैनर, इन्होंने कहा है ऐसे मैनर में इशू करेंगे जैसे ये बोलते हैं, काटो इसको मैनर फेनर को, ठीक है, ये टिक कर लो। शेयर सर्टिफिकेट इज इन वो इन केस शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म नॉट इन डीमेट फॉर्म। मतलब अगर आपने शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में रखा है, डीमेट फॉर्म में नहीं रखा है, और सिक्योरिटी डीमेट में इशू हुई है, तो वो शेयर सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, वो भोग है, मतलब बेकार है, बकवास है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्री रिक्विजिट्स, ये मैंने अभी आपको कहा प्री रिक्विजिट। शेयर सर्टिफिकेट के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास लेटर ऑफ अलॉटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी कंपनी देती है आपको, तो आप वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट वापस दे दो और बोलो अब इसकी जगह मेरे अलॉटमेंट तो हो ही गया मेरे को, अब मेरे को क्या इशू करके दे दो, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म क्या होगा इसमें, नेम होगा, शेयर्स होगा, पेड अप अमाउंट होगा, 3 चीजें होंगी, नेम होगा, शेयर्स होंगे और ऐसे लिखा हुआ होगा शब्बीर, ठीक है, या नाम वाम, फिर यहाँ लिखा हुआ होगा 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और आउटर कॉलम में ₹50,000, फिर वर्ड में भी लिखा होगा ₹50,000। ऐसा एक शेयर सर्टिफिकेट बना हुआ आता है। ये भी काटो। शेयर सर्टिफिकेट की डिटेल आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में देनी है, जो सेक्शन 88 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? रजिस्टर ऑफ मेंबर किसमें मेंटेन होगा? 88। वो चीज को टिक करना बस जो आने लायक है, जिसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किसमें से क्वेश्चन आएगा? साइन के ऊपर से, कौन करता है कौन नहीं करता, डुप्लीकेट इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका अमाउंट 50 रुपए वाली चीज अभी रजिस्टर में मेंटेन करना है, एंट्रियां करनी है, ये क्लरिकल वर्क है, ये तो होता ही है, तो इसके अंदर कोई इतना क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। क्या लिखा हुआ होगा, कंटेंट क्या होगी, इसमें से भी आ सकता है कि शेयर सर्टिफिकेट में क्या कंटेंट होंगे, नाम होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है। चलो आगे, मेंटेनेंस, all blank form to be issued for share certificate printed and the printing shall be done only on the authorized of a board resolution. These shall be consecutively machinely numbered. Such form shall be kept in the custody of the secretary. All books pertaining to record shall be preserved. All certificates surrendered by company immediately defaced by stamping or printing the word cancelled in bold letter. ये फिर वापस से क्या है, clerical work है कि सारे blank document आपको रखने हैं, उसके ऊपर जैसे जैसे इशू होते जाए नाम लिखते जाओ, उसके ऊपर नंबरिंग एक मशीन से लगाओ प्रॉपर, जैसे नोट कैसे प्रिंट होते हैं ऐसे ऐसे पूरे सीरियल नंबर में होने, जो इशू नहीं होते उनको एक कस्टडी में रखो। ये लोग क्या करते हैं, पूरे शेयर सर्टिफिकेट ठप्पी बना देते हैं, अलग अलग प्रिंटिंग करने में पैसा ज़्यादा लगता है ना, तो क्या करते हैं एक साथ 5000 10,000 छपवा लिए, फॉर्मेट तो एक ही है, बस उसमें बीच में नाम का कॉलम खाली छोड़ देते हैं, अमाउंट का कॉलम खाली छोड़ देते हैं, फिर जैसे जैसे इशू करते जाते हैं नाम और अमाउंट बढ़ते जाते हैं। तो वो जो भी रख रहे हो आप, वो किसी की सेफ कस्टडी में रखना, वो स्कैम यहीं से होते हैं फिर, ठीक है। कोई भी वहाँ से लेके चला गया और उसने नाम और अपना नंबर डाल दिया और उसने कह दिया मेरे पास भी शेयर सर्टिफिकेट, इसीलिए तो फिजिकल का सिस्टम खत्म किया उस दिन, डीमेट में सब पढ़ाया तुम लोगों को। फिजिकल में यही तो दिक्कत थी, कहीं से भी लॉकर में से कहीं से भी ले लुआ के मैंने किसी को दे दिए,
अब वो शेयर सर्टिफिकेट किसी और को भी इशू हुआ है, इसको भी इशू हुआ है, कह रहा है मेरे पास भी 50,000 शेयर है, देखो मेरे नंबर पे लिखा हुआ है, देखो मेरे पास भी 50,000 शेयर है। तो फिजिकल में तो बहुत नाटक थे, इसीलिए तो डीमेट पे सब ऑनलाइन किया। जितनी जितनी चीज़ें डिजिटल होती जाएंगी, डिस्क्रिपेंसीज खत्म होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, खत्म तो नहीं हो सकती लेकिन कम होती जाएंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सेफ रखना। और अब तो वैसे भी ये सेक्शन बहुत इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि अब फिजिकल फॉर्म में इशू ही नहीं होती है। अब कोई भी कंपनी सिक्योरिटी इशू करेगी तो डीमटेरियलाइज फॉर्म में करेगी, और जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू करता है उसको फिजिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी दे देता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? ठीक है, बड़ा सेक्शन था लेकिन सिंपल सेक्शन था, इसमें जो चीजें थी वो बिल्कुल बेसिक सी थी। ठीक है, इसकी पेनल्टी भी देख लो। अगर आपने गलत, इसकी पेनल्टी याद रखोगे भाई आप, क्योंकि इसकी पेनल्टी बहुत मेजर पेनल्टी है। देखो कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी है, 5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू इन्वॉल्व। अभी मेरा 50,000 का शेयर था, मैंने गलत इशू कर दिया, शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया या गलत दे दिया या कुछ भी गलती करी, तो जितनी फेस वैल्यू इसका 5 गुना, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 10 टाइम्स। तो अलग तरह की पेनल्टी हमें हमेशा याद रखनी है, इस पे से क्वेश्चन बनते हैं। 5,000, 10,000, 20,000 की पेनल्टी हर सेक्शन में ही दे रखी है, लेकिन जो अलग तरह की है, जो करोड़ों में है, जो इसका 5 टाइम्स है, जो इसका 10 टाइम्स है, इस तरह की पेनल्टी हमें याद रखनी है। तो कितनी है यहाँ पे? 5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू और 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू। मिनिमम 5 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स, और 10 करोड़ विच एवर इज हायर है, लोअर नहीं है, विच एवर इज। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी 10 करोड़ की लग जाएगी अगर शेयर सर्टिफिकेट में कोई गफले किए। ये पेनल्टी पहले इतनी नहीं थी। बाकी वो जो अब्दुल करीम तेलेगी वाला केस था, तो वो शेयर सर्टिफिकेट के डिफॉल्ट पे ही था। उस समय के बाद से कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत क्या हुआ, स्ट्रिक्ट हुआ। वो जो केस लो था, उस समय पे जो वेब सीरीज देखी होगी तुमने, ठीक है, एक हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, एक वो तेलेगी स्कैम हुआ था। ये कुछ स्कैम ऐसे थे जिन्होंने शेयर मार्केट को और सेबी को झकझोर दिया था कि ऐसे भी स्कैम हो सकते हैं। तो इन्होंने पेनल्टी इतनी हाई करी है ताकि कोई भी क्राइम करने वाला 100 बार सोचे। मैं तो इसको डीक्रिमिनलाइज करने की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया। इस पर क्रिमिनल सेक्शन है, क्योंकि 447 लगेगा फ्रॉड का, और 447 लगेगा तो पहले ही बता दिया जेल होंगी। खुशी, 447 में अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना है ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे? सुना क्या बोला मैंने? अगर 447 का फ्रॉड है और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उस पर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना है? तो बोल प्रथा 7 years। बोलो नवलीन, 15 तो नहीं है, 7 है या 10 है? देख लिया? देख ले बहुत पीछे चला गया, अभी पढ़ा है पिछले चैप्टर में 447। ठीक है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 10 years है अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो मिनिमम 3 है। उधर मिनिमम 3 है अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो, और मैक्सिमम 7 है शायद। ठीक है, चलो याद रखना। तो बच्चों, अगर शेयर सर्टिफिकेट में कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी के ऊपर फाइन कितना है? 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू मिनिमम, और मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू और 10 करोड़ विच एवर इज हायर। और इम्प्रिजनमेंट किसके ऊपर लगेगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे, जिसने गलती करी है। जैसे 2 डायरेक्टर के साइन थे और एक सीएस के साइन थे, तो वही है डिफॉल्टर, तो उनका लगेगा, उनकी पिक्चर बनेगी। कितनी जेल होगी उन्हें? 447। अब 447 में देख लो, उसमें सब दे रखा है 1% वाली बात, 50 लाख से नीचे वाली, 50 लाख था ना, हाँ 10 लाख का, सॉरी 10 लाख, 10 लाख से नीचे वाली बात, 10 लाख से ऊपर वाली बात, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और पब्लिक, वो पूरा चार्ट यहाँ पे बनवाया था। चलो वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। वोटिंग राइट्स, सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स, और 48 है वेरिएशन इन वोटिंग राइट। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 47 और सेक्शन 48। इट डील्स विद वोटिंग राइट्स एंड इट डील्स विद वेरिएशन इन
2 मिनट मेरी तरफ देखो। वोटिंग राइट में और वेरिएशन में बहुत सारी बातें हैं, पहले रीड करेंगे, पहले समझेंगे फिर रीड करेंगे। देखो इधर वोटिंग राइट्स मेरी तरफ देखो। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। वोटिंग राइट सिर्फ इनको मिलते हैं, इनको नहीं मिलते। बेसिक फ़र्क ही ये है इनमें, इसीलिए इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिल जाता है, क्योंकि इनको क्या नहीं मिलते। जब वोटिंग राइट की बात हो रही है तो सिर्फ इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को मतलब कोई से भी खरीद ले, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन, किसी भी प्रकार के प्रेफरेंस शेयर खरीद लो, वोटिंग राइट तो नहीं मिलेगा तुम्हें, सब कुछ मिलेगा। बट एक केस में वोटिंग राइट मिलता है उन्हें, अगर कोई भी रिजोल्यूशन ऐसा पास हो रहा है जो उनको अफेक्ट कर रहा है या उनके राइट को अफेक्ट कर रहा है या वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन है, क्योंकि कंपनी बंद होने वाली है, तो उसमें वो भी वोट डालेंगे। तो दे गेट वोटिंग राइट व्हेन अ रिजोल्यूशन इज पास व्हिच अफेक्ट देयर राइट्स, either their monetary rights or non monetary right, any type of rights। अगर उनका कुछ प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी वोट डालेंगे। और बाइंडिंग अप पे अगर कंपनी क्या जा रही है, ये 2 है। और एक केस और है, अगर 2 साल तक आपने प्रेफरेंस शेयर वालों को कंटिन्यू डिविडेंड नहीं दिया तो उनको इक्विटी तरीके से ट्रीट किया जाएगा और वो हर रिजोल्यूशन पे वोट करेंगे फिर। सो इफ डिविडेंड इज नॉट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉर कंसेक्यूटिवली 2 years, ठीक है, देन दे हैव राइट टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस्ड इन जनरल मीटिंग। जितने भी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में रखे जाएंगे उन सब पे वो लोग वोट करेंगे। अगर उन्हें 2 साल तक क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि एक तरीके से 2 साल तक आपने उन्हें डिविडेंड नहीं दिया तो उन्हें इक्विटी शेयर जैसा बना दिया आपने, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो डिविडेंड नहीं दे रहे। उनको वोटिंग राइट इसीलिए तो कम दिया था क्योंकि उनको डिविडेंड फिक्स रेट से मिल जाता है। अब आप उन्हें डिविडेंड भी नहीं दे रहे हो और वो भी 2 साल तक, तो अब वो हर रिजोल्यूशन पे वोट करेंगे जितने भी मीटिंग में रखे जाएंगे। पहले वाले पॉइंट में और दूसरे वाले पॉइंट में फ़र्क है। पहले वाले पॉइंट में मैंने बोला कि वो तभी वोट करेंगे जब वाइंडिंग अप का है या उनके राइट अफेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। यहाँ मैंने बोला वो हर रिजोल्यूशन पे वोट करेंगे अगर उन्हें 2 साल तक। ये याद रखोगे आप। ये तो बात हुई प्रेफरेंस वालों की। किसकी बात हुई? इनकी बात करते हैं, ये तो हर बार करेंगे। इनमें भी 2 कैटेगरी है, प्लेन और डीवीआर। प्लेन वाले वोटिंग राइट मिलेंगे, डीवीआर वालों को वोटिंग राइट। इसीलिए मैंने कल बोला था डीवीआर को एनवीआर बोला करो आप। क्या बोला करो? नाम तो इसका दिया गया है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, होते क्या है ये? नो वोटिंग राइट, इसे एनवीआर बोला करो इसको। तो इनको तो वोटिंग राइट मिल ही नहीं रहे, इनको ही मिलेंगे बस। अब इनको कैसे वोटिंग राइट मिलेंगे ये 2 मिनट सुन लो। तो पहले बोला था मैंने इनको वोटिंग राइट मिलते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल। कैसे मिलते हैं? मसलन अगर मेरी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है और मेरे पास 1 करोड़ रुपए के शेयर है, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ मेरा वोटिंग पावर हो गया 10%। मतलब मेरे हर वोट की कीमत 10% है। कितनी है? तो वोटिंग तो मैं एक ही बार करूंगा। अब मैंने इसमें कहा रिजोल्यूशन में यस और डाल दूंगा, लेकिन मेरा वोट कितना महत्व रखेगा? 10%। इसने वोट करा, इसके पास 1 लाख के शेयर थे, 1 लाख को 10 करोड़ से डिवाइड करो, 0.1% आया शायद, या 1% आया, 0.1 आया, जितना भी आया, तो इसके एक वोट की पावर है 0.1%। ठीक है। अभी कल ही हमारे यहाँ वोटिंग हुई, सबने 1-1 वोट डाला, एक वोट की एक ही कीमत थी, 2-3 तो नहीं थी ना। कोई बड़ा हो छोटा हो, कोई 4 बार वोट डाल चुका, मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, मैं तो 25 साल से वोट डाल रहा हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारी डेमोक्रेसी चलती है 1 पर्सन 1 वोट। यहाँ वो वाला नहीं है। यहाँ 1 पर्सन 1 वोट दे देते तो वो डेमोक्रेसी में ही दिक्कत हो जाती। यहाँ पे तो गलत हो जाता ना 1 पर्सन 1 वोट। अभी किसी के पास एक शेयर है 100 रुपए का, किसी के पास लाख रुपए की शेयर है, उसको भी हम 1 पर्सन 1 वोट, और उसको भी 100 रुपए वाले ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं यार, लाख रुपए वाले ने लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, उसका वक्त ज्यादा होना चाहिए और उसका वक्त। इसीलिए यहाँ पे वोटिंग राइट कैसे मिलते हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय पर्सन, कि जितना पेड अप कैपिटल में आप परसेंटेज होल्ड कर रहे हो उतना मिलेगा। समझ गए? ये क्लियर है सबको? अब इसमें एक बात का तुम लोग मुझे जवाब देना। अभी मान लो ये मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये है 10 लाख, 1 लाख शेयर से और 1 रुपये 10 रुपये का एक है। ये मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। यहाँ 50,000 शेयर है और ये भी 10 रुपये का, या इसको 100 रुपये का कर लेते हैं, ये 100 रुपये का। तो ये 50,000 इंटू 100 कितने हो गए? 50 लाख। ये 10 लाख और 50 लाख। यूजुअली वोट कौन डालेंगे? इक्विटी शेयर वाले। ठीक है, तो इसमें इक्विटी शेयर मिस्टर हमारा सिद्धार्थ है, एंड सिद्धार्थ होल्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स। इसके पास इक्विटी शेयर भी है
और इसी कंपनी के इसके पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर भी, खूब पैसा सिद्धार्थ के पास दोनों में लगा रखा है, इक्विटी में भी और प्रेफरेंस में भी। अब जब सिद्धार्थ इक्विटी वाले में वोट डालेगा तो 1,10,000 डिवाइड बाय 1,00,000 10%, तो उसका वोटिंग पावर कितना हो गया 10%। और प्रेफरेंस शेयर में तो वोट ही नहीं डालेगा तो इनका वोटिंग पावर तो काउंट ही नहीं होगा। अब मान लो इनको 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years, 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया। तो जैसे ही 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया तो दे विल हैव राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, तो ये हर रेजोल्यूशन पे वोट डालेंगे। तो जब अगली मीटिंग में सिद्धार्थ वोट करने आएगा तो उसका वोटिंग पावर कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि उसके बाद 10,000 इक्विटी शेयर है, लेकिन इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 है और इधर 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, इसका फेस वैल्यू कितना है 100 है। तो इसको और इसको प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, आपका दिमाग क्या कहता है इसमें, सवाल समझ गए ना तुम लोग। इसने जो बोला इतनी लंबी चौड़ी रामायण, अब ध्यान से सुनना। एक बंदा है जिसके पास इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, और आपका इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, ठीक है। ये बात मैं ये क्वेश्चन लिखने से पहले वीडियो पोस्ट किया था मैंने कि बाद में किया था, लिखने के बाद ही किया था ना, ठीक है। तो अगर 1,00,000 शेयर है 10 रुपीज तो 10 लाख और 50,000 है 100 रुपीज 50 लाख दोनों हो रहे हैं। बहुत सारे जवाब तुम लोगों ने दिए। अब जो सही आंसर है वो सुनना। 10,000 इक्विटी शेयर्स है, अगर मैं 10,000 को 10 लाख से करूं, जैसे 10,000 इंटू 10 1 लाख, और 1 लाख को 10 लाख से करूं तो इसका 10% वोटिंग पावर आ गया। अब ऐसे ही किसी का 10 आएगा, किसी का 20, सब मिला के 100 हो जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस शेयर वालों से करूंगा तो उनका भी मिला के 100 हो जाएगा। और इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग तो एक बार हो रही है, बस वोटिंग एक बार हो रही है, दे दोनों रहे, इक्विटी वाले भी वोट कर रहे हैं और प्रेफरेंस वाले भी। प्रॉब्लम तो तभी अराइज होगी ना, अगर सारे रिजोल्यूशन पे सिर्फ इक्विटी वाले ही वोट कर रहे होते तो दिस प्रॉब्लम हैज नॉट बीन अराइज। ये तो कब की बात हो रही है, जब प्रेफरेंस शेयर वाले भी वोट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रेफरेंस शेयर वाले कब वोट करते हैं, जब उनको 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिलता। तो अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन आ गया जिसमें इक्विटी भी वोट करेगा, प्रेफरेंस भी वोट करेगा, तो फिर एक प्रॉब्लम अराइज होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसको सॉल्व कैसे करना है। अब आप अगर इक्विटी और प्रेफरेंस का वोटिंग पावर अलग अलग ले लोगे तो 100 और 100 200 हो जाएगा और परसेंटेज का टोटल 100 ही होना चाहिए। और अगर आप इनको जोड़ के ले लोगे टोटल करके, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि गधे घोड़े सब एक समान हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर 100 रुपए का है और यहाँ पे शेयर 10 रुपए का है। तो इसका तरीका क्या है, प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्या करेंगे, या तो इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर देंगे या प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर देंगे। कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, वोटिंग के लिए मानेंगे कि ये 100 का है तो या तो इसको 10 का बना दो, या ये 10 का है इसको 100 का बना दो। वो कैसे करेंगे अपन कि 1,00,000 इंटू 10 लाख और इसको 100 का बनाना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। तो 10 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये 1,00,000 की जगह 10,000 शेयर माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे, या फिर इसको अगर इसके जैसा बनाना है तो 100 रुपए का है तो 50,000 इंटू 100 50 लाख हो रहे हैं। एक शेयर 10 रुपए का बनाना है तो डिवाइड बाय 10 कर दो, 50 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो 5 लाख हो जाएंगे। तो या तो इसको इसके जैसा बना दो या इसको इसके जैसा बना दो, प्रोपोर्शनेट कर दो। प्रोपोर्शनेट करने के बाद जिसके पास दोनों शेयर हो दोनों को जोड़ के लो, जिसके पास एक ही तरह के शेयर हो एक ही लो, और सबको टोटल करोगे तो परसेंटेज का टोटल 100 ही आएगा, 200 नहीं आएगा। क्योंकि हमने क्या कर दिया, इक्विटी को प्रेफरेंस के हिसाब से कर दिया या प्रेफरेंस को, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट करके शेयर डालना। क्या करना, एंड ये प्रॉब्लम कब अराइज होगी, जब किसी रिजोल्यूशन पे दोनों लोग वोट कर रहे हैं, इक्विटी वाले भी वोट कर रहे हैं और प्रेफरेंस। चारू कोई डाउट है बेटा, वापस बताऊं ये वाली चीज समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। बालक यहाँ पे चुन्नू मुन्नू बेटा, चलो अब एक चीज और सुन लो। ये तो हो गया वोटिंग राइट, इसमें जितनी भी मेन चीजें थी सब बता दी मैंने तुम्हें। अब ये सुनो, वेरिएशन। अगर आप वोटिंग राइट को वेरिएट कर रहे हो तो क्या होगा, तो आप प्राइमा फेसी तो वोटिंग राइट को वेरिएट ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वोटिंग राइट को वेरिएट करना, क्योंकि वोटिंग राइट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज मुझसे कोई पार्लियामेंट में, हमें एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार हमारे लिए वोट डालने का ही होता है। मतलब जो लोग जेल में भी बंद होते हैं ना, उनकी भी वोटिंग होती है। मतलब उनसे सब अधिकार छीन के भी ये अधिकार नहीं छीना जाता कि वो वोट भी ना डालें, वहाँ पे भी ईवीएम लगाए जाते हैं और उनकी वोटिंग होती है, काउंट होते हैं, ठीक है। तो कितना मतलब वोटिंग को हमने वो दिया है कि भाई कम से कम बंदे का सबसे बड़ा पावर है कि वो वोट तो डाले। तो अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे आप किसी के वोटिंग राइट को वेरिएट कर रहे हो, वेरिएट में तो कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, वेरिएशन है। तो इसके लिए रूल ये है कि जिस भी कैटेगरी के वोटिंग राइट आप वेरिएट कर रहे हो, इक्विटी प्रेफरेंस किसी के भी, प्रेफरेंस को तो मिलते भी नहीं है, लेकिन जहाँ मिलते हैं वहाँ पे भी वेरिएट कर रहा हूँ मैं, और इक्विटी को तो हमेशा मिलते हैं।
तो पहले मुझे उस कैटेगरी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उनकी मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें 75% लोग अगर हाँ कर देंगे तो ही वेरिएट करूंगा, नहीं तो वेरिएट नहीं करूंगा। अब आपको वेरिएट कर दिया मैंने 75% लोगों को। अब सर क्या है यार, हर काम मेजोरिटी से कर देते हो, हर बार मेजोरिटी की चलेगी क्या? बस मतलब 75% लोगों ने हाँ कर दिया, वेरिएट कर दोगे। वो 25% लोग तो नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के सिग्नल होते हैं कि वहाँ माइनॉरिटी का भी उतना ही ध्यान रखा जाए जहाँ मेजोरिटी का रखा जाता है। तो यहाँ पे आपने 75% की सुन ली, वो करना चाहते थे। 75% कौन होंगे? एक ही बंदा होगा जिसका 55% शेयर होंगे, वही कंपनी का बहुत बड़ा पोस्ट होल्डर होगा, और वही कह रहा है शेयर को वोटिंग राइट को वेरिएट कर दो, और वेरिएशन उसके फेवर के होंगे। तो 55% उसने ऐसे ही हाँ कर दिया क्योंकि उसके ही पास थे, बाकी 20% और इधर उधर से जोड़ लिए। यहाँ जो मेजर शेयर होल्डर थे, बंच ऑफ शेयर होल्डर, वो 25 में थे और वो तो मना कर रहे थे, तो उनको भी एक राइट दिया गया है कि वो ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट में। ट्रिब्यूनल यहाँ का कोर्ट हो गया। जब वो ट्रिब्यूनल में पिटीशन डालेंगे तो ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों की सुनेगा। ट्रिब्यूनल को ये लगा कि वेरिएशन कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर देगा कि ये वेरिएशन नल एंड वॉइड है, और ट्रिब्यूनल को अगर ये सही लगता है तो फिर जो ऑर्डर देगा वो उन 25% को भी मानना पड़ेगा। तो आपके पास एक हक है कंप्लेन करने का। किसको? ट्रिब्यूनल को, ठीक है। ये एक बात हुई। अभी कोई ये बोले सर ट्रिब्यूनल ने भी उनके ही हक में सुना दिया, तो और भी है। ट्रिब्यूनल के बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो चैनल तो कभी बंद ही नहीं होगा आपके लिए। वो चैनल तो हमेशा, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज सुप्रीम, वो चैनल तो हमेशा खुला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ तो जा ही सकते हो। फिर वहाँ से भी कोई डिसीजन आ गया तो अब तो मान लो भाई कि तुम ही गलत होंगे, उससे तो फिर ज़्यादा क्या होगा। उन्होंने कह दिया तुम गलत हो तो तुम गलत हो, ठीक है। हो गया क्लियर? ठीक है। जैसे एक बात बताऊँ मैं तुम लोगों को, हमारे दोस्तों में अक्सर ये ऐसे डिस्कशन चलते रहते थे वोटिंग को लेकर, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज ये कहती थी कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ होगी, ये होगी। तो मैं अक्सर मेरे दोस्तों को बोलता था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी वोटिंग होती है ना वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। 1-8% एरर तो हर जगह होंगे, बट कुछ लोग कहते हैं कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त और मैं, हम लोग उलझ गए। मेरा दोस्त कह रहा है अबे बैलेट पेपर से चुनाव होंगे ना तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती। मैं कहा तब भी जीतेगी। और ये बात और कि बैलेट पेपर या ईवीएम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लोग अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं, ठीक है। जिनको अच्छा लग रहा है वो डाल रहे हैं। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, 100% श्योर। उसने बोला क्यों? तो मैंने कहा कि तेरे को पता है ईवीएम की हिस्ट्री क्या है? आधे लोगों को तो पता ही नहीं होती। ईवीएम 2004 में पहली बार आया, तब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट। वो लोग ईवीएम लाए एंड गेस व्हाट, वो चुनाव हारे। तो वो खुद लाए थे तो वो पावर से हटे क्यों? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अध्यक्षता में पहली बार ईवीएम लाया गया एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने। कांग्रेस आई पावर में, फिर 2009 का कांग्रेस वापस से पावर में आई, तो 10 साल वो कंटिन्यू जीते हैं, इसी ईवीएम से वोट हुए। तो भाई लोग जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उसके बाद 14 में वापस ही आए तो ईवीएम, अब 14 में जब ये वापस आए तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो ईवीएम में गड़बड़ी करनी होती तो ये यहाँ से कर देते। वो तो वो पावर में थोड़ी आए थे तब, फिर वो पावर में आए, ठीक है। तो किसी में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर कल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि कोई पोस्टल बैलेट से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम 100% एक्यूरेट है। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ ईवीएम गायब हो जाती है, वो हो सकते हैं जेन्युइन हो, बट वो 1%, आधा % एरर के चक्कर में पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को 20 साल पीछे ले जाना समझदारी, ठीक है। वहाँ तो ईवीएम से ही होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आ जाए तो सबको मान लेनी चाहिए, फिर खत्म, ठीक है। तो मैंने मेरे दोस्त से बोला कल रात को, देख आ गई ना जजमेंट। मैं कहा था ना ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लोगों के दिमाग में है वो अलग बात है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से वोट डाले, किसी को भी डाले, वो अलग बात है। ईवीएम को दोष मत देना कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ दिक्कत है तो आप ट्रिब्यूनल जाओ, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओ। वहां से भी अगर जजमेंट आ जाए कि वेरिएशन सही है तो फिर मान लेना भाई सही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है हमारे पास। आगे आओ, अगर आप कोई भी वोटिंग राइट को वेरिएट कर रहे हो और उससे किसी और क्लास के वोटिंग राइट भी वेरिएट हो रहे हैं, अफेक्ट उस पर आ रहा है, तो उधर भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्योंकि आपके वेरिएशन, जैसे इक्विटी शेयर का वोटिंग राइट वेरिएट कर रहा था, अब वेरिएट करके इक्विटी शेयर वाले के राइट बढ़ा दिए, इनके राइट बढ़ाते ही प्रेफरेंस के थोड़े से कम हो गए, तो वो भी अफेक्ट हो रहे हैं इससे, तो फिर उनसे भी पूछो। तो इफ वेरिएशन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर अफेक्ट दी अनदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर, देन अ सेपरेट रेजोल्यूशन विल बी पास फॉर बोथ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर दोनों के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं तुम्हारा टाइम चेंज कर रहा हूँ कि भाई
तुम्हारा टाइम 9 बजे की जगह 12 बजे रहेगा, लेकिन तुमसे पूछ के कर रहा हूँ। 75% लोगों ने हाँ कर दी, हो गया। 25% लोग जो दुखी थे वो ट्रिब्यूनल मुर्सा सर के पास चले गए, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट अब्दुल सर के पास चले गए, हाई कोर्ट से और कोई सुप्रीम कोर्ट हो तो वहाँ भी चले गए, ठीक है। कौन? विकास जी, ठीक है। अब मैंने चेंज करा, 25% लोगों ने मना किया, 75% ने हाँ किया, 25% को भी कुछ, तो सब कुछ हो गया। अब टाइम चेंज हो गया 12 बजे का। अब तुम्हें 12 करने की वजह से फाउंडेशन का भी टाइम हिल गया, क्योंकि तुम्हारे साथ वो लोग आते थे तो हम इंटरचेंज होते थे, तो तुम्हारी वजह से वो भी अफेक्ट होंगे। तो अब उधर भी एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उनसे भी पूछना पड़ेगा कि मैंने इनका 12 किया है, तो उस वजह से तुम्हारा जो टाइम 9:30 का था उसे भी 11 करना पड़ेगा। तुम रेडी हो? मैं इधर 12 करके उधर डायरेक्ट 11 बजे आ गया, उधर 9:30 से इंतजार कर रहे हैं, और मैंने कहा अब मैं आ गया कि 11 है। बोला सर आज आप लेट हो गए। मैंने कहा नहीं, अब से 11 ही रहेगा, ठीक है। कुछ उधर तो पूछा ही नहीं, उधर डायरेक्ट बता दिया कि 11 रहेगा। बोला क्यों? क्योंकि उधर 12 हो गया है। तो ये तो गलत है सर, उधर आपने बिना पूछे 12 कर दिया था क्या? मैं कहा नहीं, वोटिंग कराई थी, तो हम फीस नहीं दे रहे, ठीक है, हम जी कराओ, ठीक है। तो आपका टाइम चेंज करने की वजह से अगर उधर भी टाइम चेंज हो रहा है तो उनसे भी एक एसआर पास करवाना पड़ेगा। एग्जाम्पल याद रखना। तो एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर को आप अफेक्ट करते हो और उससे दूसरा, एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर को आप चेंज करते हो, वेरिएशन करते हो, और उससे दूसरा वाला क्लास ऑफ शेयर होल्डर अफेक्ट होता है, तो यू हैव टू पास सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर बोथ क्लास ऑफ शेयर होल्डर। आपको दोनों का एक एक रेजोल्यूशन पास करवाना। जैसे आपके पास पावर था कि आपके 25% ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, उधर भी पावर है कि उधर का भी 25% ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो लेवल मेंटेन रहेगा। हाँ, समझ में आया? ये 2 सेक्शन पढ़ाया मैंने आपको, 47 एक तो वोटिंग राइट का, 48 वेरिएशन। रीड आप करके आना, नहीं तो फिर कल मैं करूँगा। एक बार करके आना, कुछ डाउट आया तो फिर मैं करूँगा। वैसे मेरे को जहाँ तक याद है मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली है, फिर भी कुछ नहीं दिखे तो कल बताना मुझे। धन्यवाद। बंद कर दो भाई।